हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई में व्यस्त और जीवन में मस्त होंगे। आइए आज के चैप्टर का शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर हम लोग का है क्लास 10th से मैथ में प्रश्नावली 4.3। आज के वीडियो में भी इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले कुछ बातें जो इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इन सभी बातों को अभी हम बताएंगे। इन सभी बातों को ध्यान से देखेंगे आप लोग, और ये चैप्टर भी आप लोग के लिए बहुत ही आसान रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है प्रश्नावली 4.3, तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है, आप लोग ये बात तो आप लोग जान रहे हैं कि जो हमारा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, अगर इस द्विघात समीकरण का मानक रूप पूछा जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा जाए, तो ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, और ये हमारा 0 के बराबर होता है। इतना बात तो आप लोग को पता ही होगा। द्विघात समीकरण यानी मैक्सिमम घात दो हर हाल में होना ही चाहिए। यहाँ पर ए जो है, ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ये बात आप लोग को पता है। ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पर इस द्विघात समीकरण में हम लोग d का वैल्यू निकालते हैं। अगर हमारा d का वैल्यू क्या आएगा, तो d का वैल्यू जो निकालेंगे, तो यहाँ पे d के वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है, ये हमारा था बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो d का वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ पे जो द्विघात समीकरण है, इसमें अगर x का वैल्यू निकालना चाहें, तो जिसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा में 2a, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इस d का वैल्यू 0 आ जाए, यहाँ पे जब हम मान निकालेंगे, तो d का वैल्यू हमारा प्लस भी आ सकता है और d का वैल्यू हमारा माइनस भी आ सकता है। तो d का तीन तरह का वैल्यू आ सकता है, 0, धनात्मक और ऋणात्मक। अगर d का वैल्यू 0 और धनात्मक आता है, तभी हमारा मूल संभव है। और अगर d का वैल्यू ऋणात्मक आ गया, तो हमारा मूल संभव नहीं है, और इस x के फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि मूल होगा ही नहीं, तो हमको x निकलेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले हम d निकालना शुरू करेंगे। अगर d का मान 0 आता है, d का मान 0 आता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, d का मान 0 आएगा तो मूलों का अस्तित्व संभव है। मूलों का अस्तित्व मूलों का अस्तित्व संभव है। मूलों का अस्तित्व संभव है। अगर d का मान 0 आता है, तो मूलों का अस्तित्व संभव है, तथा जो मूल हमको प्राप्त होगा, वो मूल हमारा समान होगा, तथा मूल समान होते हैं तथा मूल समान होते हैं। तो सबसे पहला बात आप लोग को ये पता चल गया। इसके बाद जो हमारा दूसरा बात है, अगर d का मान हमारा पॉजिटिव आ गया, धनात्मक आ गया, तो d का मान धनात्मक आएगा, तो ध्यान रखेंगे, अगर हमारा d का मान धनात्मक आता है, तो भी मूलों का अस्तित्व संभव है। मूलों का अस्तित्व संभव है। मूलों का अस्तित्व संभव है। मूलों का अस्तित्व संभव है, और जो मूल हमारा प्राप्त होगा, वो हमारा भिन्न भिन्न होगा, तथा मूल भिन्न भिन्न होते हैं। मूल भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ पे ये दोनों बात आप लोग ध्यान रखिएगा। d का मान अगर 0 आता है, तो मूलों का अस्तित्व संभव तो है, लेकिन मूल क्या है, समान प्राप्त होगा। d का मान अगर पॉजिटिव आता है, तो भी मूलों का अस्तित्व संभव है, लेकिन मूल हमारा क्या प्राप्त होगा, भिन्न भिन्न प्राप्त होगा। तीसरा बात आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा d का मान निगेटिव आ जाता है, तो इस परिस्थिति में
मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है। मूलों का अस्तित्व मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है। संभव नहीं है। यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर ये सारा बात आपके ध्यान में रहेगा तो ये चैप्टर आप लोग के लिए बहुत ही आसान होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। यहाँ पे इस चैप्टर में हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर मूलों के अस्तित्व संभव है, तब जाकर जो है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे मूलों का अस्तित्व संभव है कि नहीं है। इस बात को जानने के लिए डी निकालेंगे। तो डी निकालते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें आपको दिख रहा होगा ए का वैल्यू हमारा 2 है और बी दिख रहा होगा एक्स से पहले जो है ये हमारा बी का वैल्यू, और यहाँ पे सी दिख रहा होगा जिसका वैल्यू कितना है 3 है। तो यहाँ पे हम लोग डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला पढ़े बी स्क्वायर माइनस में 4ac, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए बी का मान हमारा कितना है -7 का स्क्वायर माइनस 4 है। ए का मान दिख रहा है 2 है और सी का मान दिख रहा है 3 है। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। फिर यहाँ पे 4 दूना 8, 8 त्रिके 24। यहाँ पे अगर हम घटाते हैं तो 9 में से 4 चला गया तो हमारा 5 आता है, 4 में से 2 गया तो 2 आता है। यहाँ पे देखिए हमारा डी का जो वैल्यू आ गया ये हमारा 25 आ गया, यानी धनात्मक आ गया। जैसे ही धनात्मक आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः मूलों का अस्तित्व संभव है। मूलों का अस्तित्व संभव है। मूलों का अस्तित्व संभव है। डी का वैल्यू पॉजिटिव आया है तो मूलों का अस्तित्व क्या होगा, संभव होगा। मूलों का अस्तित्व संभव है तो यहाँ पे हम मूल निकालते हैं। यहाँ पे देखिएगा मान पॉजिटिव आया है तो जो हमारा मूल आएगा ये मूल जो है हमारा भिन्न भिन्न आएगा। तो स्टार्ट करते निकालने का। तो जो हमारा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर है, माइनस में 7x है, प्लस में 3 है, बराबर में 0 है। यही बात है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अगर हमको कहा जा रहा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, ध्यान रखना है हमको इस क्वेश्चन में वर्ग बनाना है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला बात ध्यान रखना है यहाँ पर x वाला जो रूप है, x वाला रूप को रखेंगे इधर, और जो x वाला रूप नहीं है उसको बराबर के दूसरे साइड भेजना है। यानी यहाँ पर हमको 2x स्क्वायर लिख देना है, -7x भी लिखना है। जो हमारा 3 है इस 3 को दूसरे साइड भेजेंगे तो -3 लिखा जाएगा। लिख दिए। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा 2x स्क्वायर है, -7 है, बराबर में -3 आ गया। यहाँ पे हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हर हाल में इस साइड हमको केवल और केवल एक्स स्क्वायर बचे। यानी कहने का अर्थ जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी चीज रहे उस चीज से पूरे में भाग लगाना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से पहले 2 है तो 2 से पूरे में भाग लगाएंगे। एक्स स्क्वायर से पहले अगर 4 होगा तो 4 से पूरे में भाग लगाएंगे। यानी एक्स स्क्वायर से पहले जो भी है उसके द्वारा पूरे में भाग लगाना है, क्योंकि हमारा प्रयास ये रहेगा कि यहाँ पर केवल और केवल एक्स स्क्वायर बचे ताकि वर्ग बनाने में हमको आसान हो। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर से पहले 2 है तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, यानी दोनों तरफ जो है हम लोग क्या करेंगे 2 से भाग लगाएंगे। तो 2 से भाग लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा 2x स्क्वायर है तो इसमें हम 2 से भाग लगा दिए। माइनस है 7x है, इसमें भी 2 से भाग लगा दिए, बराबर है -3 है, इसमें भी 2 से भाग लगा दिए।
भाग यहाँ पे लगा दिए। अब इसके बाद जो है हमारा आगे का काम, तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस है 7/2 है, और यहाँ पर एक्स है। फिर बराबर में -3/2 है। इतना काम हो गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा ही लिखेंगे। अभी तक देखिए हमारा सबसे पहला काम रहा, जो एक्स वाला है उसको बराबर से पहले, जो एक्स वाला नहीं है उसको बराबर के बाद। दूसरा काम क्या किए, एक्स स्क्वायर से पहले जो भी संख्या था उससे टोटल में भाग लगा दिए। तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम हम लोग को करना है, यहाँ पर जो हमारा x है इस x को पहले लिख दिए और 7/2 को बाद में लिख दिए। ऐसा तो कर सकते हैं, x को पहले लिख दिए और 7/2 को बाद में लिख दिए। फिर यहाँ पर जैसा था वैसा ही कर दिए। यहाँ पर हमको ऐसा करने का क्या मकसद है, तो यहाँ पे हम जो है इसको लाना चाह रहे 2ab के फॉर्म में। जैसे आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। चूंकि यहाँ माइनस है जिस कारण से हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। प्लस रहता तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे लाने का प्रयास करते। तो यहाँ पे देखिए 7/2 है, x है जैसा है, तो यहाँ पे x इंटू 7/2 कर दिए। ये हमारा ऊपर नीचे तो बराबर ही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम लोग का काम रहेगा कि यहाँ पर 2 से गुना भी करना है, 2 से भाग भी लगाना है। किसी भी अंक में 2 से गुना 2 से भाग कर देते हैं तो कोई परिवर्तन होता नहीं है, लेकिन हमारा काम जो है बनेगा उस रूप में आना चाहेगा। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन रहे, जो भी क्वेश्चन रहे, तो x को पहले इसके बाद x के साथ जो भी गुना रहे सबको दूसरे साइड भेजना है, और यहाँ पर 2/2 कर देना है। कर दिए। इसके बाद हमारा एक्स स्क्वायर है माइनस है, ऊपर का वाला को लिख लेते हैं। 2 है, इंटू में x है, इंटू में 7 है, और नीचे वाला जो होगा इस नीचे वाला को गुना करके लास्ट वाला के नीचे में लिख देंगे। यानी 2 इंटू एक्स इंटू 7 कर दिए, 2 दूना 4 यहाँ पे कर दिए। फिर इसके बाद हमारा -3/2 है, लिख दिए। इतना कर दिए। अब देखिए अब हमारा a स्क्वायर -2ab के रूप तक आ गया। अब हमको b स्क्वायर पहुंचाना है, b स्क्वायर पहुंचाना है। तो b स्क्वायर के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर x के बाद जो होता है यही हमारा b होता है, x के बाद जो होता है वही हमारा b होता है। तो यहाँ पे जो भी टर्म आता है इसका स्क्वायर करके जोड़ना भी है और इस साइड भी जोड़ना है, क्योंकि अगर कोई भी काम दोनों साइड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे अगर हमारा यहाँ पर अगर हम कहीं पे लिख देते हैं, कहीं पे लिख देते हैं कि हमारा 15 प्लस में 5 है बराबर 20 है। अगर यहाँ भी 5 जोड़ दे और यहाँ भी 5 जोड़ दे तो इसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, दोनों साइड हमारा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो यही उपाय यहाँ पे हम लोग को लगाना है। यहाँ पर सेम यही प्रोसेस हमको लगाना है। यानी यहाँ पर हमको तो क्या पुराना है, बी पुराना है, बी स्क्वायर। तो यहाँ तक आ गए, तो इस जगह पे जो भी चीज रहेगा इस चीज को हम लोग यहाँ पर भी स्क्वायर करके जोड़ देंगे और यहाँ पर भी स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन हमारा काम यहाँ बन गया। पहला जगह हमारा ए स्क्वायर मैच कर गया, दूसरा जगह -2ab मैच कर गया, और तीसरा जगह हमारा बी स्क्वायर मैच कर गया। तो इन सभी बातों को a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a के रूप में हमारा x है और b के रूप में हमारा 7/4 है, और ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। यहाँ पर -3/2 है, यहाँ पर
सत सते 49 और यहाँ पर 4 चौके 16। तो यहाँ तक हमारा काम आ गया। यहाँ तक होने के बाद ये हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे पहुंच गया है। चलिए अब तो हम लोग का काम बहुत ही आसान हो गया है। अब तो कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम अगर एलसीएम करेंगे तो हमारा 16 आएगा। 2 अठे 16, तो 8 से 3 यहाँ पे -24 आ गया। प्लस में हमारा 49 है। यहाँ पर x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 49 में से अगर 24 घटाएंगे तो हमारा 25/16 आ जाएगा। यहाँ पर 25/16 आ गया। यहाँ पर x माइनस 7/4 है। आप लोग को पता होना चाहिए स्क्वायर को दूसरे साइड भेजेंगे तो ये हमारा रूट लग जाएगा। 25/16 हो गया। यहाँ तक आने के बाद अब यहाँ पे x माइनस हमारा 7/4 है। जब यहाँ पर इसका रूट करेंगे तो रूट आने के बाद जो है 25 का हमारा 5 हो जाएगा और 16 का हमारा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से प्लस माइनस 5/4 आ गया। अब यहाँ पे हम जो है x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। यानी अगेन हम लोग को अब क्या करना है कि एक बार प्लस 5/4 लेना है। यानी x माइनस 7/4 बराबर में 5/4। तो यहाँ पे x बराबर 5/4 है और 7/4 दूसरे साइड गया तो ये हमारा प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा 4 आ गया। 5 + 7 यानी यहाँ पे हमारा 12/4 आ रहा है। कितना आ रहा है, तो 12/4 आ रहा है। यहाँ पे हमारा 12/4 यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। x का वैल्यू 3 आ गया। फिर अगला टर्म में क्या करेंगे, अगला टर्म जो है यहाँ पर अगला टर्म हमारा है x है माइनस हमारा 7/4 है। अब जो लेंगे ये हम लेंगे -5/4 को लेंगे। -5/4 को लेंगे तो यहाँ पे -5/4 है। कितना है, -5/4 है। 5/4 है। 7/4 दूसरे साइड जाएगा तो ये हमारा प्लस में आ गया। यहाँ पर अगर भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे तो 4 है -5 प्लस में 7। तो यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को 7 में से 5 गया तो हमारा 2 आ गया और बट्टा में 4 यानी हमारा 1/2 आ गया। इस तरह से यहाँ पर x का वैल्यू क्या सब आया है, एक जगह तो हमारा 3 आ गया और दूसरे जगह हमारा 1/2 आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन को समझ गए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड में बताएंगे क्योंकि पहला क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हैं। फिर भी ज्यादा स्पीड नहीं करेंगे ताकि आप लोग सभी अच्छे से समझ जाएं। यहाँ पे सेम यही प्रोसेस लगाना है दूसरा क्वेश्चन में। यहाँ पर आपसे पूछा जाए a का मान बताइए तो a का मान तो निश्चित रूप से बताएंगे कि 2 है। b का मान पूछा जाए तो 1 बताएंगे और c का मान पूछा जाए तो यहाँ पे -4 बताएंगे। सबका मान हो गया। यहाँ पर भी हमको सबसे पहले d निकालना है। d का फॉर्मूला आप लोग को पता है कि b² माइनस में 4ac होता है। तो b का वैल्यू दिख रहा है 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान दिख रहा है 2 और c का मान दिख रहा है -4। तो यहाँ पर 1 माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 दूना 32। तो यहाँ से हमारा 33 निकल के आया। यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, 33 निकल के आया। तो जैसे ही पॉजिटिव मान आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, अतः मूलों का अस्तित्व संभव है। मूलों का अस्तित्व संभव है। यहाँ पे मूलों का अस्तित्व क्या है, संभव है, क्योंकि पॉजिटिव मान आया है।
अब यहाँ पे हम लोग मूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो जो हमारा क्वेश्चन है 2x² है, फिर इसके बाद प्लस में x है, माइनस में 4 है, 0 के बराबर कर दिए। यहाँ पर आप लोग को बताए हैं इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहला काम जो x वाला टर्म है रखेंगे और जो बिना x वाला है दूसरे साइड भेजेंगे। 2x² प्लस में x हो गया, -4 को दूसरे साइड भेज दिए तो हमारा +4। पहला काम खत्म। दूसरा काम x² से पहले जो भी है उसमें पूरे से भाग लगा देंगे। x² से पहले 2 है तो हम लोग क्या लिखेंगे? दोनों तरफ 2 से भाग देने पर 2 से भाग देने पर 2 से भाग देने पर दोनों तरफ हम लोग 2 से भाग लगा देते हैं। यहाँ पर हमारा 2x² बट्टा में 2 प्लस x बट्टा में 2 बराबर 4 बट्टा में 2। सभी जगह हम लोग 2 से भाग लगा दिए। अब यहाँ पे आपको नजर आएगा, क्या नजर आएगा? तो 2 में 2 कट गया तो हमारा बचा x²। फिर यहाँ पर प्लस में x बट्टा 2, फिर बराबर में यहाँ पर हमारा 2 बच गया। इतना काम कंप्लीट होने के बाद जो हमारा अगला काम रहता है x² जैसा है वैसा ही लिखते हैं, फिर प्लस जो बीच वाला टर्म है x/2, जो हमारा बीच वाला टर्म है इसमें x को हम लोग पहले लिख देते हैं, इंटू करके 1/2 बचा तो 1/2 को बाद में लिखते हैं और बराबर के बाद जो भी चीज है उस चीज को हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि इसको 2ab के रूप में ले जाना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग 2/2 कर देते हैं। 2/2 करने से तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, लेकिन हमारा 2ab के रूप में आने वाला है। तो यहाँ पे हमारा x² प्लस 2 है, इंटू में x है, इंटू में हमारा 1 है, और नीचे वाला को गुना करके यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। 2 इंटू x इंटू 1/4 हो गया। अब बराबर में क्या लिख देते हैं? 2 लिख देते हैं। इसके बाद हम लोग का क्या है कि जो हमारा 2ab यानी b के स्थान पे आ रहा है इसका वर्ग करके बराबर से पहले भी जोड़ते हैं, बराबर के बाद भी जोड़ते हैं। तो 1/4 आया है तो 1/4 का स्क्वायर इधर भी करेंगे और 1/4 का स्क्वायर इधर भी, दोनों साइड करना है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो हमारा पहला टर्म है x², अब तो यहाँ पे इसको लिखने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब ये हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। a² प्लस 2ab प्लस b², किसका फॉर्मूला? a प्लस बी के होल स्क्वायर का। a हो गया, अब b के रूप में हमारा 1/4 है, स्क्वायर कर दिए, बराबर के बाद यहाँ 2 है, प्लस 1/4 है, 4 चौका 16। अब यहाँ पे हमारा x प्लस 1/4 का स्क्वायर है, यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर देते हैं, 16 हो गया, 16 दूना 32 और एक 33/16। तो यहाँ पे x प्लस 1/4 का स्क्वायर हो गया और इस साइड हमारा 33/16 आ गया। अब इसके बाद x प्लस 1/4 है, हम लोग को पता है स्क्वायर है, दूसरे साइड भेजेंगे तो ये इस साइड आने के बाद रूट लग जाएगा, तो 33/16 हो गया। 33 बट्टा कितना आ गया? 16। इसको जो है हम लोग क्या करेंगे? 33 बट्टा में 16 कर दिए। इसके बाद यहाँ पर x प्लस 1/4 है, यहाँ पे 33 तो हमारा रूट में ही रहेगा, 33 तो हमारा रूट में ही रहेगा और 16 का हमारा कितना निकल के आएगा? 4 निकल के आएगा और इस तरह से ये प्लस माइनस के रूप में आ जाएगा। रूट में ही 33 तो रूट में ही रह गया, 16 का हमारा कितना निकल के आएगा? 4 आ गया। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करते हैं? अगेन हम लोग जो है x प्लस 4 को एक बार प्लस वाला के साथ, दूसरे बार माइनस वाला के साथ, तो x प्लस 1/4 है, इस बात को प्लस वाला के साथ रखेंगे
तो √33/4 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 1/4 को दूसरे साइड भेजेंगे तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा √33/4 है, और 1/4 को भेज दिए तो ये -1/4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा एलसीएम तो 4 आ गया, यहाँ पर √33 हो गया, यहाँ पे माइनस में 1। तो x का एगो मूल्य ये प्राप्त हो गया। दूसरा मूल्य में क्या करते हैं, जो हमारा x + 1/4 है, इस बात को अब माइनस वाला के साथ बराबर करते हैं, -√33/4। तो यहाँ पे x बराबर -√33/4 है, और ये +1/4 है, दूसरे साइड भेज देंगे तो -1/4। x बराबर यहाँ पर -√33 -1/4। इस तरह से यहाँ पर हमारा x का दो अलग अलग मूल्य प्राप्त हो गया है, क्योंकि हमारा d का मान पॉजिटिव आ गया था। उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझे हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेम यही प्रोसेस लगाना है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें भी सेम यही प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है 4x² लिखा हुआ है। तो यहाँ पे a का वैल्यू बताइए, 4 है। b का वैल्यू अगर पूछा जाए तो यहाँ पे 4√3 है, और c का वैल्यू पूछा जाए तो 3 हो गया। यहाँ पर भी हमको सबसे पहले d का मान निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है b² माइनस में 4ac। तो b² करेंगे तो b का वैल्यू देखिए कितना है, 4√3 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 गुना a का मान 4 है और c का मान हमारा 3 है। तो यहाँ पे 4 चौक 16, 16 तिया 48, माइनस 4 चौक 16 तिया 48। यहाँ पर d का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। पता है आपको कि d का वैल्यू 0 आता है, फिर भी मूलों का अस्तित्व संभव है, लेकिन मूल हमारा बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मूलों का अस्तित्व संभव है। मूलों का अस्तित्व संभव है। तो मूलों का अस्तित्व संभव है तो हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा क्वेश्चन है 4x² है, तो 4x² लिख दिए, फिर प्लस में 4√3x है, 4√3x लिख दिए, और फिर इसके बाद प्लस में 3 है, तो प्लस में 3 करके 0 के बराबर कर दिए। करने के बाद यहाँ पे आप लोग को पता है कि 4x² प्लस में 4√3x, यानी x वाला को रखेंगे, और जो x नहीं है इसको दूसरे साइड भेजेंगे। इतना करने के बाद जो हमारा x² से पहले होता है, इस x² से पहले वाला टर्म से पूरा में हम लोग भाग लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, तो दोनों तरफ हम लोग 4 से भाग लगाएंगे, तो यहाँ पे 4x² बट्टा में 4 प्लस 4√3x बट्टा में 4, फिर बराबर में -3 बट्टा में 4। यहाँ तक आ गया। यहाँ पे 4 में 4 कट जाएगा तो हमारा बचेगा x²। फिर यहाँ पर 4 में 4 कट जाएगा तो √3x, और यहाँ पर हमारा -3 बट्टा 4 बच गया। यहाँ तक आने के बाद, अगला हमारा टर्म रहता है कि x वाला को पहले और जो भी संख्यात्मक मान है उसको दूसरे साइड। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x² प्लस √3x है, तो हम लिख सकते हैं x इंटू में √3, x इंटू में √3 कर दिए। अब बराबर के बाद हमारा है -3 बट्टे में 4, -3 बट्टे 4 लिख दिए। यहाँ पे हम लोग इसको 2 बट्टा में 2, 2 से गुना 2 से भाग लगाते हैं, कर दिए, क्योंकि 2ab के रूप में लाना है। तो यहाँ पे हमारा x² फिर प्लस 2 इंटू x इंटू √3, नीचे में जो भी रहता है इसको लास्ट में भेजते हैं,
लास्ट में भेज दिए, फिर यहाँ पर -3/4। अब हमारा काम क्या होता है कि जो भी b के स्थान पे आया है इसका स्क्वायर करके इधर भी जोड़ना है, उधर भी जोड़ना है। तो यहाँ पे हमारा √3/2 है, √3/2 का स्क्वायर इधर भी कर दिए, प्लस में √3/2 का स्क्वायर जो है इधर भी कर दिए, दोनों साइड कर दिए। अब यहाँ पे जैसे ही कर दिए तो ये हमारा a² प्लस 2ab प्लस में b² आ गया। तो इस बात को हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर लिखेंगे। a प्लस b के जगह हमारा √3/2 है, √3/2 का हमारा स्क्वायर हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर -3/4 है, यहाँ पर हमारा √3 का स्क्वायर हमारा 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस √3/2 है। यहाँ पर देखिए -3/4 और प्लस 3/4 हमारा 0 के बराबर हो जाएगा, 0 हो गया, ये दोनों हमारा 0 हो गया। यहाँ पर जो स्क्वायर है दूसरे साइड भेज दिए, दूसरे साइड भेज दिए तो ये हमारा रूट लग जाएगा। तो x प्लस √3/2 बराबर हमारा 0 आ गया। तो x बराबर हमारा -√3/2, प्लस है तो दूसरे साइड हमारा माइनस हो जाएगा, दोनों मूल हमारा क्या होगा, यही होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन में पहले चेक करेंगे, a बराबर हमारा 2 लिखा हुआ है, फिर इसके बाद b बराबर हमारा 1 लिखा हुआ है और c बराबर हमारा -4 दिया, +4 है। तो c बराबर हमारा कितना है, +4 है। इस तरह से यहाँ पे c बराबर +4 कर दिया गया है। यहाँ पर भी हम लोग d निकालते हैं, फॉर्मूला तो पता ही है, b² - 4ac। b का मान 1 का स्क्वायर -4 गुना a का मान हमारा 2 दिख रहा है और c का मान हमारा 4 दिख रहा है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 चौक 16 गुना 32। यहाँ पे अगर हम लोग घटा देंगे तो -31 आता है। अब आप ही बताइए, ऋणात्मक के लिए मूलों का अस्तित्व संभव है, नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है। मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है। तो मूलों का अस्तित्व संभव ही नहीं है तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। अब जो पहला प्रश्न था वही प्रश्न हमारे सामने दिया गया है, लेकिन अब जो यहाँ पे मूल निकालना है द्विघात समीकरण के फॉर्मूला का उपयोग करना है। तो सबसे पहले हम लोग फिर इसी तरह से चेक करेंगे कि क्या मूल संभव है कि नहीं है, इस चीज को चेक करते हैं। a बराबर 2 है, b बराबर -7 है और c बराबर हमारा 3 है, दिया हुआ है। यहाँ पर d निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे b² माइनस में 4ac। b का मान दिख रहा है -7 का स्क्वायर -4, a का मान 2 है और c का मान 3 है। तो यहाँ पे हमारा 49 हो गया, माइनस में 4 दूना 8, 8 त्रिके 24। तो यहाँ पे घटाने पे हमारा 25 आ गया। तो धनात्मक मान है तो हम लोग क्या बोलेंगे, अतः मूलों का अस्तित्व संभव है। मूलों का अस्तित्व संभव है। और जब मूलों का अस्तित्व संभव है तो हम लोग इस मूल को निकाल सकते हैं। अब मूल जो निकालना है हमको, कौन सा विधि लगाना है, तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस √d बट्टा में 2a, यही फॉर्मूला का प्रयोग करना है। तो हमारा x एकदम निकलेगा। यहाँ पर -b, b का मान देखिए -7 है तो
-7 हो गया। फिर प्लस माइनस रूट अंडर डी। डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू हमारा देख लीजिए 25 आया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 25। अब बट्टा में हमारा 2a है, तो 2 है। और a के जगह कितना आ गया है? 2 आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग माइनस 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 हमारा प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस माइनस रूट से बाहर निकलेगा तो कितना लगा देंगे? 5 लगा देंगे। 5 आ गया। और 2 दूना हमारा 4 आ गया। तो इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे हमको एक बार प्लस करना है, दूसरे बार हम लोग को माइनस करना है। तो यहाँ पर 7 + 5 बट्टा में 4। और दूसरे बार हम लोग को क्या करना है? 7 - 5 बट्टा में 4। तो 7 जोड़ 5 12 हो गया। 12 बट्टा में 4। और यहाँ दूसरा बार में हमारा 2 बट्टा में 4। तो यहाँ पे 3 आ गया। और दूसरा हमारा 1/2 आ गया। तो द्विघात समीकरण का प्रयोग किए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो हमारा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है, वहां पर भी हमारा 3 और 1/2 आया है। तो पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि है, यहाँ पर भी 3 और 1/2, 2/4 यानी 1/2। तो ये हमारा थोड़ा सा लंबा है, लेकिन क्वेश्चन दिया गया तो बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्मूला से जो बनाए हैं, तो बिल्कुल आसानी से बन गया फॉर्मूला से 3 और 1/2। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में हमारा ए का वैल्यू दिख रहा है 2 है। और बी का वैल्यू हमारा दिख रहा है 1 है। और सी का वैल्यू हमारा दिख रहा है -4 है। तो यहाँ से बी का फॉर्मूला लगाएंगे, b² - 4ac। तो बी का मान कितना है? तो बी का मान दिख रहा है यहाँ पर 1 का स्क्वायर है -4 गुना ए का मान हमारा 2 है। और सी का मान हमारा -4 है। तो 1 हो गया। अब माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया। और 4 चौक 16। और 4 चौक 16 दुना 32 हो गया। तो यहाँ पर हमारा 33 आंसर हो गया। मतलब डी का वैल्यू हमारा 33 हो गया। तो 33 होने के बाद अब यहाँ पे हम लोग को पता चल गया प्लस मान आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? अतः, अरे मच्छर जो है बोर्ड को डिस्टर्ब कर देता है। यहाँ पे अतः मूलों का अस्तित्व मूलों का अस्तित्व जो है संभव है। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया मूलों का अस्तित्व संभव है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि कह रहा है फॉर्मूले से बनाएंगे। जैसा क्वेश्चन कहेगा वही काम करना है। तो इस तरह से कर दिए, फॉर्मूला लगा देंगे। हमारा जो -b है, -b का वैल्यू 1 है। तो -1 +- b का वैल्यू कितना निकला है? 33 निकला है। अब बट्टा में 2a 2 है। और a का मान जो है, a का मान कितना है? 2 है। तो a का मान 2 रख दिए। यहाँ पर देखिए -1 ±√33 बट्टा में हमारा 4 आ गया। एक बार प्लस करेंगे, दूसरे बार माइनस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही प्लस वाला लेंगे तो -1 +√33 बट्टा में 4। फिर दूसरा वैल्यू जो लेंगे, दूसरा वैल्यू, ये मच्छर बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, गया काम से। यहाँ पे हाँ -1, अब माइनस वाला वैल्यू लेंगे तो -1 √33 बट्टा में कितना आ गया? 4 आ गया। इस तरह से देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से जब बनाए थे, तो वहां पे भी हमको यही वैल्यू आया था। और अभी भी हमको सेम यही मान आया है। बनाने का तरीका केवल अलग अलग है। यहाँ पे पहला मान प्लस में √33 माइनस में 1/4, माइनस में √33 -1 बट्टा में 4। एक जगह √33 प्लस में आया है, तो यहाँ पे भी हमारा सेम वही आ गया। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा जो है प्लस में √33 माइनस में 1/4, दोनों माइनस में बट्टा 4। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर। यहाँ पर ए का वैल्यू जो है 4 है। बी का वैल्यू पूछा जाए 4√3 है। और सी का वैल्यू पूछा जाए तो 3 है। बी निकालते हैं फॉर्मूला से, b² - 4ac। बी का वैल्यू है 4√3 का स्क्वायर कर दिए, 4 है।
ए का मान 4 है और सी का मान हमारा 3 है। तो 16 हो गया, माइनस 16 हमारा 0 आ गया। तो 0 आ गया तो क्या बोलेंगे, अतः मूलों का अस्तित्व संभव है। मूलों का अस्तित्व संभव है। तो मूलों का अस्तित्व संभव है तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला लगाएंगे, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो लगा देते हैं फॉर्मूला, x बराबर माइनस बी किधर गया, -4√3 प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान तो हमारा 0 ही होगा। डी का मान कितना आ गया है, 0 आ गया है। तो यहाँ पे 0 रख दिए। अब बट्टा में 2 गुना ए का मान कितना है, 4। तो यहाँ पे देख लीजिए, x बराबर हमारा -4√3 अब बट्टा में 2 गुना 4। 2 गुना 4 तो 4 से 4 हमारा कट गया। तो वैल्यू हमारा -√3/2, -√3/2 यही वैल्यू आ गया। और जब हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बनाए थे तो यहाँ पे भी हमारा सेम यही चीज आया है, -√3/2 हमारा तीसरा नंबर प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी -√3/2। और यहाँ जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला से भी हम लोग को कितना आ गया, सेम यही बात आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले प्रश्न की तरफ, ए का वैल्यू हमारा 2 है, बी का वैल्यू हमारा कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और सी का वैल्यू कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो यहां से हम लोग डी निकालते हैं। फॉर्मूला होता है b² - 4ac। बी का वैल्यू 1 का स्क्वायर -4 गुना ए का मान हमारा 2 है और सी का मान हमारा 4 है। 1 घटा 32 हो गया, यहाँ पे हमारा -31 हो गया। तो यहाँ पे ऋणात्मक के लिए मूलों का अस्तित्व संभव है, तो नहीं है। लिखेंगे, अतः मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है। तो जब संभव ही नहीं है तो हम लोग को निकालना भी नहीं है। मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर आ गया। 3 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, और हमको यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है तो बना लेते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा x-1/x बराबर 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग भिन्न का घटाव कर देंगे तो x² - 1 x आ जाएगा, बराबर में 3 होगा। भिन्न का घटाव तो जान ही रहेंगे, कर लिए हैं। अब यहाँ क्रॉस गुना, तो ये हमारा x² - 1 और 3 गुना x हमारा 3x हो जाएगा। तो x² 3x को इधर ले आइए, और फिर माइनस में 1 है तो बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हमको कह रहा है कि आप कोई भी चीज प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया नहीं है कि पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए या फॉर्मूला से बनाइए। तो हम लोग फॉर्मूला से बना लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला से क्या आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पे ये समीकरण हमारा निकला है। अब इसमें देखिए, ए का वैल्यू आपसे पूछा जाए तो 1 बताएंगे, और अगर बी का वैल्यू पूछा जाए तो बी का वैल्यू -3 बताएंगे, और सी का वैल्यू हमारा -1 बताएंगे। इस तरह से यहाँ पे बना लिए। तो हम लोग अगर डी निकाल लेते हैं तो डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो बी का मान कितना है, -3 का स्क्वायर -4 गुना ए का मान कितना है, 1 है। ए का मान 1 हो गया, और ए का मान 1 हो गया। सी का मान कितना है, सी का मान हमारा -1 हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से करना है। बी का मान -3, ए का मान 1 और सी का मान -1। तो यहाँ पे 3 तिया हमारा 9 हो गया, माइनस आई माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो गया। इतना ही ना आया। तो यहाँ पे हमारा माइनस माइनस प्लस और 4 गुना 1 4, 9 4 हमारा कितने आ गया, 13 आ गया।
इस तरह से यहाँ पे हमको डी का वैल्यू निकल गया है। डी का वैल्यू जब निकाल लिए हैं तो एक्स निकाल लेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा में 2a। तो माइनस बी कितना है, माइनस है -3 हो गया प्लस माइनस रूट अंडर 13 और बट्टा में 2 गुना 1, 2 गुना ए का मान 1 है। इस तरह से हमारा आ गया 3 प्लस माइनस रूट 13 बट्टा में 2 आ गया। तो यहाँ पे हम दोनों मूल प्राप्त कर सकते हैं। एगो क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 13 बट्टा में 2, दूसरा क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 13 बट्टा में 2। इस तरह से यहाँ पे हम लोग इस चीज को निकाल लिए हैं। तो यही हमारा प्रोसेस है, निकल गया है। अब अगला हम लोग को अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में है, यहाँ पे भी हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में पहले लाएंगे। तो 1/x+4 है, फिर माइनस है, अगला हमारा है 1/x-7 है, x-7 है, कर दिए, और बराबर में 11/30 है, बराबर में 11/30 है। इस तरह से क्वेश्चन लिखा गया। भिन्न का घटाव है, तो यहाँ पे x+4 और यहाँ पर x-7 आ गया। तो x+4 तो हमारा हट गया, बचा यहाँ पे x-7 बच गया। फिर माइनस है, ये x-7 तो हट गया, यहाँ हमारा x+4 बचा, बराबर में 11/30 आ गया। यहाँ पे हम लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं x-7 माइनस एक्स माइनस प्लस हमारा माइनस और ये हमारा 4। इसका अगर आपको बोला जाए, इसका बोला जाए गुना कर लीजिए, x गुना x हमारा x² होता है। x को -7 से गुना करेंगे तो -7x हो गया। 4 को x से गुना करेंगे तो हमारा 4x हो जाता है। 4 को 7 से गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस, 4 को 7 से गुना कर दिए तो 28 हो गया, बराबर में हमारा 11/30। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि x हमारा प्लस है, इधर माइनस है, ये दोनों हमारा कट गया, कट गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कट गया तो -7 और -4 -11 हो गया, बट्टा में हमारा x² है, 7x माइनस में है, 4x हमारा प्लस में है, तो -3x होगा, -3x हो गया। फिर यहाँ पर माइनस हमारा 28 है, बराबर में 11/30 हो गया। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जब यहाँ पे काटेंगे तो हमारा 11 इकाई 11, 11 से ये -1 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, ऊपर में आ जाएगा -1, -1 हो गया। यहाँ पे देख लीजिए पूरा का पूरा -11 कटा है -1 बार में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऊपर में -1 बच गया, अब बट्टा में हमारा कितना है, x² है, फिर -3x है, -3x है, और इसके बाद हमारा माइनस में 28 है, अब बराबर में 1/30 है। कोना कोनी गुना कर देंगे तो इस पूरे को 1 से गुना करेंगे तो x² -3x -28 हो गया, 30 गुना -1 तो -30 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा x² है, -3x है, -28 है, इस -30 को इधर ले आएंगे तो +30 लिखकर 0 के बराबर कर देंगे। x² हो गया, -3x हो गया, 30 में से 28 घट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 30 में से 28 घटा दिए तो हमारा यहाँ पे +2 बच जाएगा, बराबर में 0। यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, गुणनखंड विधि भी कर सकते हैं। तो 2 गुना x² 2x² होता है, 2x² को इस तरह से बांटना है कि ये हमारा -3x आ जाए, तो यहाँ पे -2x -x के रूप में लिख सकते हैं।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस में 2 बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन, तो x माइनस 2 हो गया, फिर -1 कॉमन, तो x -2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हम लोग कर लिए। अब बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे x-2 है, दोनों जगह ले लिए। x-1 है, बराबर में हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि एक बार x-2 को 0 के बराबर करेंगे तो हमारा x बराबर कितना निकल जाएगा, 2। दूसरे बार x-1 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर हमारा कितना निकल गया, 1 निकल गया। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। आप लोग को एक चीज ध्यान रखना है, आयु वाला क्वेश्चन कभी भी आए, आयु वाला क्वेश्चन कभी भी आए तो हर हाल में जो मानेंगे हम वर्तमान आयु ही मानेंगे। तो यहाँ पे कौन है, रहमान है, तो मान लेते हैं माना रहमान की वर्तमान आयु, माना रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु कितना मान लेंगे, x वर्ष मान लेंगे। रहमान की वर्तमान आयु कितना आ जाएगा, x वर्ष हो गया। मान लिए इस बात को। इसके बाद हमको कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, अब से 5 वर्ष पश्चात रहमान के वर्तमान आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। यानी यहाँ पर 3 वर्ष पूर्व, यानी जो प्रश्न में बोला जा रहा है, इस प्रश्न के अनुसार हम लोग चलेंगे। क्या बोला गया है, 3 वर्ष पूर्व, तो अभी वर्तमान में x है, तो 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा हमारा, x-3 होगा। का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, यानी 1/x-3, 1-x-3 हो जाए, 1/x-3। कहा गया है 3 वर्ष पूर्व, तो जो रहमान का आयु है उसमें 3 घटा दिए तो 3 वर्ष पूर्व हो गया। व्युत्क्रम बोला जा रहा है तो इसका व्युत्क्रम होता है 1/x-3। तो यहाँ व्युत्क्रम लिख दिए। अब से 5 वर्ष पश्चात, मतलब 5 वर्ष बाद, वर्तमान x है, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x+5 है। पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, यानी इसका भी व्युत्क्रम का योग, तो प्लस कर दिए और इसका व्युत्क्रम कितना हो गया, x+5 हो गया। व्युत्क्रम का योग कितना है, 1/3 है। तो जो जो बात प्रश्न में बोला गया है वही काम कर दिए हैं, हम लोग का आसानी से बनेगा। इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, x-3 आ गया, यहाँ पे हमारा x+5 आ गया, ये तो हट गया, तो बचा यहाँ पे x+5, फिर प्लस है, x+5 हट गया, तो हमारा बचा x-3 बराबर में 1/3। तो यहाँ पे देख लीजिए x और x हमारा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 5 में से 3 चला गया तो हमारा 2 बचेगा। बट्टा में क्या है, इस दोनों को गुना करेंगे, x गुना x हमारा x² हो जाता है, फिर x गुना 5 तो हमारा 5x हो जाता है, -3 गुना x तो -3x हो जाता है, फिर इसके बाद -3 गुना +5, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ना जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस, और 3 बचे 15 बराबर में 1/3। अब यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा आगे बढ़ना है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 2x आ गया है, प्लस में 2 है, बट्टे में x² है, तो x² लिख दिए। 5x में से 3x चला गया तो हमारा 2x बचा, फिर यहाँ पे हमारा -15 हो गया, बराबर में हमारा 1/3 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, क्रॉस गुना करना है। इसका 1 से गुना करेंगे तो जैसा है वैसा ही आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इसका अगर 3 से गुना किए, 3 दूना 6x हो गया, और 3 दूना हमारा 6 हो गया। इस सभी बातों को पहले ले आते हैं। x² प्लस 2x है, -15 है, माइनस में 6x, माइनस में 6 बराबर में 0। तो हमारा x²
प्लस में 2x में से 6x चला गया तो हमारा -4x हो जाएगा। -4x हो गया। फिर इसके बाद -15 और -6 -21 हो गया बराबर में 0। तो 21 गुना एक्स स्क्वायर, तो जान रहे 21 एक्स स्क्वायर, इसको दो भाग में बांटना है, प्लस माइनस करने पर 4x आना चाहिए। तो 7 या 21 होता है -7x और प्लस में 3x। 7 या 21 होता है तो यही वाला रख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 3x कर दिए, और माइनस में हमारा एक्स स्क्वायर मतलब 21 है बराबर 0 कर दिए। x कॉमन आ गया तो x -7 प्लस में 3 कॉमन लेंगे तो x -7 बराबर में 0। इस तरह से एक तो हमारा आ गया x -7 और दूसरा हमारा आ गया x +3 बराबर में 0। इस तरह से x का दोगो वैल्यू आएगा। एक बार x -7 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर हमारा 7 आ गया। दूसरे बार x +3 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर हमारा -3 आ गया। अब आप ही लोग बताइए, क्या उम्र जो है वर्तमान उम्र माइनस में होगा? माइनस में तो हो ही नहीं सकता है, माइनस में नहीं होगा। इसका मतलब x का वैल्यू -3 नहीं होगा, 7 वाला होगा। यानी रहमान की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? हम लोग बोलेंगे अतः रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु कितने हो जाएगा? x बराबर हमारा 7 वर्ष जो है, यही आंसर आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हम लोग रहमान की वर्तमान आयु निकाल लिए हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोला गया है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो मान लेते हैं, यहाँ पे मानते हैं कि शेफाली का माना शेफाली माना शेफाली का शेफाली का गणित में गणित में प्राप्त अंक कितना है? x है। और क्वेश्चन में बोला गया है गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। दोनों का योग 30 है। गणित में जब x मिला है तो अंग्रेजी में कितने मिलेगा? 30 में से x को घटा देंगे, यानी अंग्रेजी में प्राप्त अंक दोनों मिलाकर 30 है। तो एगो में x मिला तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? 30 -x। क्वेश्चन में जो कहा गया यहां तक हम लोग कर लिए। इसके बाद कह रहा है गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो अंकों का गुणनफल 210 होता। यानी जो हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न में हमको बोला जा रहा है कि गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित में हमको x मिला है शेफाली को, 2 अंक अधिक तो 2 अंक अधिक कर दिए। इसके बाद कह रहा है अंग्रेजी में 3 अंक कम। अंग्रेजी में कितना मिला था? 30 -x। तो इसमें 3 कम, तो और 3 घटा देते हैं। अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हैं, घटा दिए। अंकों का गुणनफल यानी दोनों का गुणनफल कितना होता है? 210 होता है। अब यहाँ पे उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक निकालना है। यहाँ पे हमारा x +2 हो गया। इसके बाद 30 में से 3 चला गया तो 27 हो गया। माइनस में x है बराबर में हमारा 210 है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे तो x गुना 27 हमारा कितना आएगा? 27x आएगा। फिर x गुना -x तो हमारा -x² हो गया। 2 गुना 27, 27 गुना हमारा 54। फिर इसका 2 गुना -x तो हमारा -2x हो गया। -2x हो गया बराबर में हम लोग कितना रख देते हैं? 210 रख देते हैं। -x² को पहले ले आए। इसके बाद 27 में से 2 चला गया तो हमारा 25x हो जाएगा। 27x में से 2x चला गया तो 25x हो गया।
फिर यहाँ पे हमारा प्लस में 54 है और 210 को इधर ले आए हैं, 210 को इधर ले आए हैं, तो ये हमारा माइनस 210 बराबर 0। यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस में 25x हो गया। फिर यहाँ पे 210 में से हम 54 को घटाना है, 210 है, 54 को घटा देंगे, 10 में से 4 गया 6 हो गया। फिर ये भी हमारा 10, 10 में से 5 गया हमारा 5 हो गया, एक का एक यानी 156 हमारा हो जाएगा। तो माइनस में कितना लिख देंगे, 156 बराबर में 0 कर दिए। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेने में आप लोग ध्यान रखिएगा, माइनस जैसे ही कॉमन लेके हटाएंगे तो जो माइनस है वो प्लस है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लिए तो ये हमारा एक्स स्क्वायर जो प्लस में था ये हमारा माइनस में चला जाएगा, और जो माइनस में था ये हमारा प्लस में चला जाएगा, बराबर में 0 आ गया। अब 156 का गुणनखंड करना है, 25x के बराबर पुराना है, तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए 156 है, इसको 25 पुराना है, 156 2 से भाग लगाएंगे, 2 सते 14 हो गया, और 2 सते 14 हो गया, एक है, फिर हमारा 8 है, एक है और 6 है, तो 2 अठे 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 नमा 18, फिर 3 से 13, यहाँ पे 25 पुराना है, तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 तिया 12, 12 गुना 13, 12 गुना 13, तो 12 और 13 मिलके हमारा 25 पुर जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, -12x माइनस में 13x, फिर प्लस में हमारा 156 है, 0 के बराबर रख दिए। तो इस तरह से हमारा गुणनखंड वाला भी काम पूरा हो गया। तो अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 होगा, माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 होगा, बराबर में 0 हो गया। तो x माइनस 12 हो गया और x माइनस हमारा 13 हो गया, बराबर 0 हो गया। तो x माइनस 12 को 0 के बराबर किए तो हमारा x बराबर हो जाएगा प्लस में 12, और x माइनस 13 को अगर हम लोग 0 के बराबर किए तो हमारा x बराबर हो जाएगा 13। इस तरह से x का मान हमारा दो दो पॉसिबल है, x का मान दोनों पॉसिबल है। ध्यान रखेंगे, अगर हम गणित में जो है 12 लेंगे, गणित में 12 लेंगे तो अंग्रेजी में हमारा कितना आ जाएगा, 30 माइनस 12। अगर हम गणित में कितना लिए, 13 लिए, तो हमारा अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, 30 माइनस 13। इस तरह से निकल जाएगा हम आंसर। पांचवा के बाद हम लोग चल रहे छठा नंबर क्वेश्चन पे। छठा नंबर क्वेश्चन, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है और बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। यानी यहाँ पर एक हमारा आयताकार खेत है, आयत के आकार का खेत है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इस चीज को, आयत के आकार का एक हमारा खेत है, इस तरह का खेत है। यहाँ पे ये हमारा छोटी भुजा हो गया, छोटी भुजा हो गया, ये हमारा बड़ी भुजा हो गया, और यहाँ पर जो हम लोग खींच देते हैं यही हमारा विकर्ण होता है, बीचों बीच जो रेखा खींचा गया यही हमारा क्या होता है, विकर्ण होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। अब सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं छोटी भुजा का, माना, क्या मानेंगे यहाँ पर, माना आयताकार खेत, आयताकार खेत है, माना आयताकार खेत, आयते का कारण है, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, आयताकार खेत की छोटी भुजा, छोटी भुजा कितने मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं x मीटर, छोटी भुजा x मीटर। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हम लोग को पता चल जाएगा बड़ी भुजा कितने हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया गया है बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर ज्यादा है, तो इससे 30 मीटर ज्यादा कर दिए,
ये हमारा x प्लस 30 मीटर हो गया। इसके बाद कह रहा है विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। विकर्ण जो है, विकर्ण वो छोटी भुजा से, छोटी भुजा तो x है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यानी विकर्ण हमारा 60 मीटर क्या है, अधिक लंबा है। ये चीज दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है। अब आप लोग को थोड़ा सा आयत का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये हमारा, अगर ये हमारा छोटा भुजा है, ये हमारा बड़ा भुजा है, तो यही हमारा विकर्ण होता है। ये हमारा समकोण त्रिभुज का भी पालन कर रहा है। तो विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर छोटी भुजा का स्क्वायर आप प्लस में बड़ी भुजा का स्क्वायर, या डायरेक्ट आप लोग ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा छोटी भुजा का स्क्वायर। छोटी भुजा का स्क्वायर अब प्लस में बड़ी भुजा का स्क्वायर, प्लस में बड़ी भुजा का स्क्वायर। ये आप लोग तो जान रहे समकोण त्रिभुज के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, इस तरह से बोल सकते हैं। विकर्ण हमारा कितना है, x प्लस 60 का स्क्वायर हो गया, बराबर में छोटी भुजा हमारा x स्क्वायर हो गया, प्लस में बड़ी भुजा हमारा x प्लस 30 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हम लोग वर्क करते हैं और इस सभी चीजों को हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। यहाँ पे सभी चीज मिटा देते हैं क्योंकि आप लोग इस चीज को समझ चुके हैं। अरे किधर भाग गए, यहाँ से इस चीज को भगा दिए। अब इसका हम लोग वर्क करते हैं, तो x का करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ए स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 है, ए है, बी है, और प्लस में बी स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर तो है ही, इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, ए स्क्वायर प्लस 2 है, ए है, बी है, और प्लस में बी का स्क्वायर। तो यहां से हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में 60 दुना 120x प्लस में 3600, 60 का स्क्वायर 3600। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये भी हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, इस साइड भेज देंगे तो -2x स्क्वायर हो गया। 30 दुना 60x है, इधर भेजेंगे तो -60x हो गया। 30 30 का स्क्वायर हमारा 900 हो जाता है, इधर भेजेंगे तो -900 हो गया, जीरो के बराबर कर दिए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर चला गया तो -x स्क्वायर 120 है, इसमें 60x घटा देंगे तो हमारा प्लस में 60x बचेगा। 3600 में से अगर 900 घटाते हैं तो यहाँ पे हमारा 2700 बचता है। 2700 यानी प्लस में 2700 बराबर में हम लोग क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर हमारा माइनस में है, तो इसको प्लस में बदलने के लिए हम लोग कॉमन कर लेते हैं माइनस को। माइनस कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से जब माइनस हटेगा, माइनस कॉमन करके हट गया, तो जो माइनस में वो प्लस में है, जो प्लस में है वो माइनस में, यानी ये हमारा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। यहाँ प्लस था तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, या ये हमारा जो प्लस 2700 है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, जीरो के बराबर। अगर इस बात को यहां से वहां कैसे गया समझने में प्रॉब्लम है, तो सिंपल सा समझ सकते हैं आप लोग, यहाँ पर सिंपल सा समझ सकते हैं कि इस साइड हम लोग जीरो कर दिए, एक्स स्क्वायर माइनस में है, दूसरे साइड चला गया तो प्लस में हो गया, 60x दूसरे साइड चला गया तो माइनस में हो गया, फिर 2700 हमारा दूसरे साइड चला गया तो माइनस में हो गया। तो देखिए यहाँ पे जीरो के बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 60x
-27 तो है कि नहीं है? हम भी तो वही किए हैं। एक्स स्क्वायर -60 है तो -27 को 0 के बराबर कर दिए। तो यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको। यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो जान रहे हैं 9 या 27 यानी -90x अब प्लस में 30x -2700 0 के बराबर हो गया। यहाँ पे x कॉमन निकालेंगे तो x -90 होगा। फिर यहाँ से 30 कॉमन करेंगे तो x -90 हो जाएगा बराबर में 0 हो गया। तो यहाँ पे हमारा x -90 और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा x प्लस में 30 हो गया। अब बारी बारी से x -90 को 0 के बराबर रख देते हैं। x -90 है, इसको किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर रख देंगे तो हमारा x बराबर 90 आ गया। दूसरे टर्म में x प्लस 30 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x बराबर -30 आ गया। अब आप ही लोग बताइए, आयताकार खेत जो है इसका भुजा कभी भी माइनस जाएगा? नहीं जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा छोटी भुजा है, छोटी भुजा क्या आ गया है? x आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा छोटी भुजा है वो x बराबर कितने हो जाएगा? तो x बराबर हमारा 90 मीटर हो जाएगा। और बड़ी भुजा पूछा जाए, बड़ी भुजा तो देखे हैं कि ये छोटी भुजा से कितना ज्यादा है? छोटी भुजा से x प्लस 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 प्लस में 30 यानी बड़ी भुजा हमारा 120 मीटर हो गया। इस तरह से हमारा 6 नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आगे चलते हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन भी आसानी से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो यहाँ पे हम लोग बारी बारी से मान लेते हैं दोनों संख्या के बारे में। तो सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पर कि जो हमारा छोटी संख्या है और बड़ी संख्या है इसको मानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? मान लेते हैं माना माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या क्या लिखेंगे? माना बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या जो है इस बात को हम लोग क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। बड़ी संख्या को x मान लिए और छोटी संख्या को क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। छोटी संख्या को y मान लिए। इस तरह से दोनों संख्या मान लिए। दोनों संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। तो बड़ा संख्या में छोटा संख्या घटाएंगे यानी यहाँ पर प्रश्न से दोनों संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। तो बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग यहाँ पे हमको कितना नजर आ गया? 180। ये हमारा पहला बात पता चल गया। इसके बाद कह रहा है जो छोटी संख्या का वर्ग यानी जो छोटा संख्या है इसका वर्ग जो हो जाएगा बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या हम लोग x माने हैं तो इसका 8 गुना हो गया। तो y स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 8x। तो जो हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 1 में y स्क्वायर का मान रखने पर, समीकरण 1 में y स्क्वायर का जो मान आता है इस मान को हम लोग क्या कर देंगे? रख देंगे। y स्क्वायर का मान रख दिए तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर -8y हो जाएगा। और ये 180 है, ये हमारा इस तरह से है। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं। एक्स अच्छा 8x न रखेंगे, y स्क्वायर का मान कितना है? 8x है। तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा? 8x। तो एक्स स्क्वायर -8x हो गया। 180 पहले चलाया तो ये हमारा माइनस और 0 के बराबर हो गया। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर हम लोग कर लिए हैं। यहाँ पर 180 है और यहाँ पे 8x पुराना है। तो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं 18 दहाई के 180, 18 दहाई के 180। तो यहाँ पे हम लोग 18x कर लिए और प्लस में हम लोग क्या कर दिए? 10x कर दिए। फिर यहाँ पे
-180 बराबर में 0 है। इस तरह से हम लोग कर दिए। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग को आगे बढ़ना है। यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा तो x -18 हो गया। फिर प्लस में 10 कॉमन आ गया तो x -18 बराबर में 0 कर दिए। तो x -18 इंटू में क्या हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा, 0 के बराबर हो गया। इस प्रकार एक बार x -18 बराबर 0 तो x बराबर हमारा 18 आ जाता है। दूसरे बार x + 10 बराबर 0 है तो यहाँ से x बराबर हमारा -10 आ जाता है। यहाँ पे देखिए हम लोग का संख्या जो है एक प्लस में आया एक माइनस में आया है, तो माइनस वाला हम लोग लेंगे नहीं, यहाँ पे प्लस वाला। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, x हम कौन सी संख्या माने, बड़ी संख्या। तो इसलिए अगर बड़ी संख्या बोला जाए तो बड़ी संख्या आपका कितने हो जाएगा, x बराबर हमारा 18 हो जाएगा। और छोटी संख्या हमसे पूछा जाए तो छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या y है। यहाँ पे देखिए y² बराबर कितने है, 8x है। y² बराबर 8x है तो यहाँ से y² बराबर 8 गुना x का मान हमारा 18 है। तो y बराबर देख रहे हैं √144, यानी यहाँ पे हमारा y का मान 12 निकल गया। छोटी संख्या 12 और बड़ी संख्या कितने हो गया, 18। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल कितने मान लेते हैं, तो ये हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल मान लिए। इसके बाद कितने दूरी चलता है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि रेलगाड़ी जो हमारा चल रहा है ये हमारा 360 किलोमीटर चलता है। यहाँ तक काम कर दिए। कह रहा है यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल और अधिक होता तो यात्रा में उसे 1 घंटा का कम समय लगता है, यानी समय का बात है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चाल बराबर दूरी बट्टा समय पढ़े हैं। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए, समय बराबर पूछा जाए तो समय बराबर आसानी से बता सकते हैं। समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर हमारा हो जाएगा दूरी बट्टा में चाल, दूरी बट्टा में चाल। तो यहाँ पे देखिए एक जो है हमारा x किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, और दोबारा कह रहा है कि जब इसका चाल x + 5 हो जाए, 5 हो जाए, तो जो हमारा समय है वो हमारा 1 घंटा कम लेता है। कहने का अर्थ, अगर ये जितना समय लेता है इस चाल से चलने में, इस चाल से चलने में 1 घंटा कम लेता है। अगर इस चाल से चलने में 10 घंटा लेता है तो इस चाल से चलने में 1 घंटा कम लेता है, यानी यहाँ पे दोनों के समय को घटाने पर 1 आता है। अगर इस चाल से चलने में 5 घंटा लगाता है तो इससे 1 घंटा कम, यानी घटाने पे दोनों के समय को घटाने पर 1 घंटा कह रहा है। यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है। तो इस चाल से कितना समय लगाता है, माइनस कर देंगे, इस चाल से कितना समय लगाता है तो 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे यही समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे देखिए समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रश्न से दूरी बट्टा चाल। तो इस चाल से चल रहा है तो हमारा दूरी कितने है, 360 है, और चाल हमारा x है। तो ये x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लगने वाला समय हो गया। फिर माइनस, अब चाल कितने कर दिया, बढ़ा दिया, 5 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो दूरी तो वही है, चाल हमारा बढ़ा दिया, तो बढ़ा देने पे इसको 1 घंटा कम समय लगा, यानी दोनों के समय का अंतर कितने है, 1 है। यहाँ पे 360 कॉमन नजर आ रहा है तो यहाँ पे 1/x हो गया, -1/x + 5 हो गया, 1 के बराबर कर दिए। 360 को जब हम दूसरे साइड भेजते हैं, 360 को हम लोग जब दूसरे साइड भेजते हैं तो यहाँ पर जो हमारा 360 है, ये 360 हमारा गुना में है, तो दूसरे साइड जाने पे क्या हो जाएगा, भागा में चला जाएगा, 1/360 हो गया। यहाँ पर
अब हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं, इस समय वाला बात को हटा देते, ये तो समझ गए। यहाँ पे जब हम लोग भिन्न का घटाव करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 5 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर में हमारा x में x हमारा तो हट गया, यहाँ पे हमारा x प्लस 5 बचेगा, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ पे हमारा x हो गया, क्योंकि भिन्न का यहाँ पे घटाव जान रहे, ये दोनों हमारा हट गया, x बचा तो इधर रख दिए, बराबर में 1 बट्टा हमारा 360 हो गया। यहाँ पे आपको दिख रहा है x हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ वाला x हमारा, यहाँ वाला x हमारा क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे थोड़ा सा दोनों का कलर चेंज हो गया, यहाँ पे सेम कलर कर लेते हैं, सेम कलर से काटते हैं, ये हमारा x और ये हमारा x क्या हो गया, कट गया, कट के हट गया। तो यहाँ पे हमारा 5 बट्टा x गुना x हमारा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस में 5x हो गया, और यहाँ पे 1/360 है, कोना कोनी गुना होगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को 1 से गुना किए तो एक्स स्क्वायर, 5x को 1 से गुना किए तो हमारा 5x, और 360 को 5 से गुना करेंगे तो हमारा 1800 आ जाएगा। 1800 को पहले ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 जीरो के बराबर हो गया। अब यहाँ पे हमको इस दोनों का गुना करके ऐसा गुणनखंड लेना है कि जोड़ने या घटाने में 5 आना चाहिए। 1800 है तो 1800 है 45 गुना 40 करके देखिए, तो यहाँ पे हमारा 0 0 4 पंचे 20, हाथ से 2 4 चौक 16 2 18, यानी 45 गुना 40 1800 आ जाता है। यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में 45x हो गया, फिर यहाँ पर माइनस में 40x हो गया, फिर यहाँ पे माइनस में 1800 हो गया, बराबर में 0 आ गया। x कॉमन तो x प्लस 45, फिर यहाँ पे माइनस 40 कॉमन तो x प्लस में हमारा 45 बराबर में 0, ये ना आएगा। इस तरह से यहाँ पे हमारा बराबर में क्या लिख दिए, 0 लिख दिए, लिखा गया। यहाँ पे देख रहे हैं ये माइनस माइनस प्लस माइनस, हाँ ठीक है, x प्लस 45, फिर इसके बाद हमारा है x माइनस 40 बराबर में 0। बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 45 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पे x का मान हमारा माइनस 45 आ जाएगा। x माइनस 40 को अगर 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ पर हमारा x बराबर आ जाता है 40। अब आप ही बताइए, रेलगाड़ी का चाल माइनस में होगा कभी, नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा, प्लस में होगा, यानी हमारा जो रेलगाड़ी का चाल है -45 तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल कितने हो जाएगा, तो हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हम लोग रेलगाड़ी की चाल निकाल लिए। अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है। इसमें बोला जा रहा है दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल 8 को, यहाँ पे 8 नहीं आना चाहिए, ये हमारा कुछ भी नहीं है। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा का समय कम लेता है। यही हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, किस तरह से बनेगा ध्यान से देखिए। यही हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं हम लोग बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लगाता है, यानी कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लगाता है। तो कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लगाता है, तो सबसे पहले कम व्यास वाले नल
मान लेते हैं कम व्यास वाले नल हौज को x घंटा में भर देता है। मान लेते हैं, माना माना कम व्यास वाला नल, कम व्यास वाले कम व्यास वाला नल कम व्यास वाला नल कम व्यास वाला नल को भरने में लगा समय, कम व्यास वाला नल को हौज भरने में लगा समय, ये लिखते हैं, हौज भरने में लगा कम व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय। तो कितने समय लगाता है? इसका मान लेते हैं x घंटा। यानी जो कम व्यास वाला नल है वो हौज भरने में कितने समय लगा दिया? x घंटा। तो यहाँ पे जो बड़े व्यास वाला नल है, बड़े व्यास वाला नल को हौज भरने में लगा समय। तो बड़ा व्यास वाला नल जो है कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लगाता है। ये अगर हमारा बड़ा व्यास वाला जो नल है, बड़ा व्यास वाला जो नल है, ये अगर हमारा हौज भरने में x घंटा समय लगाया, तो ये छोटा कम व्यास वाला नल हौज भरने में अगर x घंटा लगाया, तो बड़ा व्यास वाला नल जो है इससे 10 घंटा कम समय लगाता है। यहां तक समझ गए? अब यहाँ पे कह रहा है दोनों मिलकर हौज को 9.3/8 घंटे में भर देता है। दोनों मिलकर, यानी दोनों मिलकर दोनों मिलकर दोनों मिलकर भरने में लगा समय, दोनों मिलकर भरने में लगा समय। कितने समय है? तो यहाँ पे दोनों मिलकर जब भर रहा है तो इसको लगने वाला समय 9.3/8, 9×8 = 72 और 3 75/8, 75/8 घंटा लगाता है, दोनों मिलकर जब भरता है तब। यहाँ पे यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं एक साथ 9.3/8 घंटा में भर देता है, तो प्रत्येक नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय। यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी नल है x घंटा में एक एक हौज भर दिया, x घंटा में एक हौज भर दिया, 1 घंटा में 1/x हौज भरेगा। x घंटा में अगर एक पूरा का पूरा भर दिया, एक एक यानी पूरा का पूरा भर दिया, तो 1 घंटा में कितने भरेगा? 1/x, 1/x। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हौज भरने में मान लेते हैं प्रत्येक अलग अलग हमको निकालना है, अलग अलग निकालना है। अगर हम सिर्फ पहला नल को भरने के लिए छोड़ देंगे तो वो हमारा x घंटा में भरेगा, x घंटा में पूरा का पूरा एक हौज भर देगा। तो 1 घंटा में पूछेंगे तो 1 घंटा में ये x 1/x भर देगा। और दूसरा नल को जब भिड़ाएंगे तो x - 10 घंटा में एक हौज पूरा भर देता है, तो 1 घंटा में 1/x - 10 भरेगा। तो 1 घंटा में छोटा वाला नल 1/x काम किया। फिर बड़ा वाला नल जो है ये भी हमारा 1 घंटा में 1/x - 10 भाग के लिए काम किया। और दोनों मिलकर पूरा का पूरा भरता था 75/8 घंटा में। 75/8 घंटा में एक पूरा का पूरा भर देता है, एक पूरा का पूरा भर देता है। इसलिए 1 घंटा में कितने भरेगा? 1/75/8, यानी 8/75 भाग भरेगा। यही चीज यहाँ पे 1 घंटा में निकालना है कितना काम कर रहा है। दोनों मिलकर 1 घंटा में पूरा काम कर देता है 75/8 घंटा में, तो 1 घंटा में कितने काम करेगा? यानी 8/75 हो जाएगा। यहाँ पे यही चीज हमको यहाँ पे रखना है। यानी प्रश्न से यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, प्रश्न से जो हमारा नल है पूरा का पूरा काम करता है x घंटा में, तो 1 घंटा में कितने काम करेगा? 1/x। फिर प्लस ये जो हमारा है
पूरा का पूरा काम करता है x-10 घंटा में, तो 1 घंटा में कितने हो जाएगा, x-10। पूरा काम करने में लगा समय 75/8 घंटा है, तो 1 घंटा में 1/75/8। इस तरह से यहाँ पे अगर हम लोग भिन्न का जोड़ करेंगे तो x इंटू x-10 हो गया। फिर यहाँ पे x हट गया तो यहाँ पे x-10 बचा, x-10 हट गया तो यहाँ पे प्लस में x बचा। 8 हमारा ऑटोमेटिक ऊपर चल जाएगा, 8/75। यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना है, पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं, x है प्लस x है, ये हमारा 2x -10 बट्टा में हमारा x² है, माइनस में कितने आ जाएगा, 10x आ जाएगा, बराबर में ये हमारा 8/75 है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, कोना कोनी गुना करना है। कोना कोनी गुना करेंगे तो गुना करने में देखिए किस तरह से आता है, इसी तरह से हमारा है जगह। तो यहाँ पे हम लोग कोना कोनी गुना करेंगे तो यहाँ पे x² गुना 8 तो कितने हो जाएगा, 8x²। 8x² हो गया, 10x गुना 8 माइनस हो जाएगा 10 × 8 80x, 80x हो गया। फिर यहाँ पर 75 गुना 2, तो 75 गुना 2 कितने हो जाएगा, 150, 150x हो गया। फिर 75 गुना 10 तो -750 हो गया। फिर यहाँ पे हमारा 8x² है, 8x² है। फिर इसके बाद -80x है और ये 150 इधर आ जाएगा तो हमारा -150x हो जाएगा, 750 आ जाएगा। तो ये हमारा माइनस है तो इधर आने पे प्लस हो जाएगा, 750 बराबर में 0। यहाँ पे 8x² हो गया माइनस 150 और 80 हमारा 230x हो गया, प्लस में 750 बराबर में 0। यहाँ पे हम लोग को गुणनखंड करना है, 750 गुना 8। 750 को अगर हम 8 से गुना करते हैं, 0 8 5 40 हासिल 4, 7 8 56 4 6000, यानी हमारा 6000 हो गया। 6000 को 2 भाग में बांटना है, तो यहाँ पे 200 गुना में 30, 200 गुना 30 यहाँ पे नजर आ रहा है, 3 दूना तो 6000 पुर जाएगा। गुणनखंड के रूप में यहाँ पे देखिए 8x² माइनस 200x माइनस 30x प्लस में 750 बराबर में 0 हो गया। यहाँ से कॉमन आ जाएगा, कॉमन कितने आ जाएगा, तो यहाँ से 8, 8 कॉमन आ जाएगा। 8 जैसे ही कॉमन लेंगे 8x, तो यहाँ पे हमारा x बचेगा माइनस 8 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हमारा 25, 25 अठे 200, यहाँ पे हमारा 25 हो गया। फिर माइनस 30 कॉमन लेते हैं तो x माइनस में 25 हो गया, 0 के बराबर हो गया। यहाँ पे दिख रहा है हमको x माइनस 25 हो गया और दूसरा हमारा क्या रहा है, 8x माइनस में 30 बराबर 0। बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे। x माइनस 25 बराबर 0 है, तो यहाँ पे हमारा x बराबर कितने आ रहा है, 25 आ रहा है। अब अगर हम लोग 8x माइनस 30 को 0 के बराबर किए तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 30/8, 30/8, 30/8 है। तो यहाँ पर जो हमारा x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू, अब यहाँ पे आप सोच के देखिए x का मान हमारा कितना आएगा, कितना आएगा। यहाँ पे जो हमारा पहला नल है, अगर छोटा वाला नल 25 घंटा में भरता है, 25 घंटा में, यहाँ पे यहीं पे हम लोग समझते हैं, छोटा वाला नल अगर x के जगह अगर 25 रखते हैं तो जो हमारा बड़ा वाला नल है ये 25 माइनस 10 यानी कितने हो जाएगा, 15 घंटा। 15 घंटा, ये 25 वाला तो हमारा सेट कर गया। और 30/8 अगर रख के देखते हैं तो क्या हमारा सही होता है कि नहीं होता है, इस चीज को देखते हैं। यहाँ पे क्या रखना है, 30/8। अगर पहला नल हमारा 30/8 घंटा में भरता है तो दूसरा हमारा
30/8 घटा में 10। तो यहाँ पे देखिए 30 माइनस एलसीएम तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 80। यहाँ पे बताइए माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माइनस आ जाता है तो भरने में लगा समय कभी माइनस होता है? नहीं होता है। इस कारण से हमारा यहाँ पे 30/8 रखना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारा कितना रखना सही होगा? 25 रखना सही होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं छोटा नल, छोटा वाला नल जो है, छोटा वाला नल कितने समय लगाएगा? तो 25 घंटा लगाएगा। और बड़ा वाला नल कितने समय लगाएगा? बड़ा वाला नल जो है ये हमारा x-10, x-10 यानी 25-10 यानी 15 घंटा लगाएगा। 15 घंटा यहाँ पे लगा देगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग चल रहे हैं अगला नंबर क्वेश्चन, यानी 10 नंबर। 10 नंबर किधर चल गया? हाँ, 10 नंबर क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है, जो क्वेश्चन है ये इधर रहो, इधर कहे आ जाता है। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं साइड। हाँ, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक्सप्रेस है और सवारी गाड़ी है, दो गो गाड़ी है। एगो एक्सप्रेस है, एगो सवारी गाड़ी है। तो सवारी गाड़ी की औसत चाल एक्सप्रेस का जो है ना 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल, माना सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल जो है कितने मान लेंगे? यहाँ पे सवारी गाड़ी की चाल हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर प्रति घंटा एक्सप्रेस, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं बोला गया है एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल जो है वो हमारा सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर ज्यादा है। 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? ज्यादा है। यहाँ पे रेलगाड़ी आप लोग मान रहे हैं सवारी रेलगाड़ी है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, इस तरह से मान लिए। यहाँ पे कह रहा है एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लगाता है। कौन कम समय लगाता है? तो एक्सप्रेस हमारा कम समय लगाता है, सवारी रेलगाड़ी जो है ज्यादा समय लगाता है। तो ज्यादा वाला के समय से, समय बराबर फॉर्मूला तो आप लोग पढ़े हैं, समय बराबर हमारा होता है दूरी बट्टा में चाल, दूरी बट्टा में चाल, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं। तो रेलगाड़ी वाला कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पे इसी तरह से बनाना है। ज्यादा समय कौन लगा रहा है? सवारी गाड़ी। तो सवारी गाड़ी का समय निकालते हैं दूरी बट्टा चाल। दूरी कितने हैं? 132। किस चाल से जा रहा है? x से। और एक्सप्रेस का चाल कितना है? x+11। और चलना तो उतना ही समय, उतना ही दूरी न है, 132/x+11। और ये हमारा एक्सप्रेस 1 घंटा कम समय लगाता है, यानी दोनों के समय का अंतर 1 है। यहाँ पे 132 हमारा कॉमन आ जाएगा, 1/x है माइनस 1/x+11 है, 1 के बराबर कर दिए। यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि 132 जो है दूसरे साइड जाने पे हमारा कितना आ जाता है? 132 अगर हमारा दूसरा साइड जाएगा तो ये हमारा 1/132 के रूप में आ गया। फिर यहाँ पर हम लोग चाहेंगे तो इसका एलसीएम कर सकते हैं। एलसीएम जैसे ही करेंगे तो हम लोग जान रहे हैं x हो गया इंटू में क्या हो जाएगा? x प्लस में 11 हो जाएगा। तो x में x हमारा हट गया तो ऊपर में हमारा x+11 बचा। फिर माइनस है, x+11 हटा तो दूसरा साइड हमारा क्या बच जाएगा? x बच जाएगा। बराबर में 1/132। यहाँ x में x कट गया हमारा, चूंकि माइनस है प्लस है तो ऊपर में 11 बचा, नीचे में x² हो गया और प्लस में 11x हो गया, बराबर में 1/132। कोना कोनी गुना कर देंगे
तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में 11x अब बराबर में 132 गुना 11। 11 गुना हमारा 22 हो जाता है। हासिल 1 हो गया। 11 तिया 33, एक 34 हो गया। हासिल हमारा 3 हो गया। 11 11 एकम 11 3 हमारा 14 हो जाएगा। 11 दुना, अरे यहाँ पे तो मिस्टेक हो गया। यहाँ पे इसको सही करते हैं। यहाँ पे 11 दुना 22 हासिल 2। 11 तिया 33 और 2 हमारा 35 हासिल 3। 11 एकम 11 3 हमारा 14, इतना रहेगा। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 11x है माइनस 1452 है बराबर में 0 कर दिए। इसका हम लोग को गुणनखंड करना है। गुणनखंड करेंगे 1452 है। 1452 है 44 33 गुना करके देख लीजिए आता है कि नहीं। 1452 4 तिया 12 हासिल 1। 4 तिया 12 1 13। फिर यहाँ पे भी हमारा 132 2 3 2 5 3 1 4। हाँ 1452 आ गया। 44 33 यहाँ पे हो जाएगा। 44 और 33 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 44x माइनस में 33x माइनस में 1452 बराबर में 0। यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस हमारा 44 हो जाएगा। फिर माइनस 33 कॉमन आएगा तो यहाँ पे x प्लस में हमारा कितने आ जाएगा 44 आ जाएगा बराबर में 0 आ गया। तो देखिए लाइट थोड़ा सा कट गया है तो आप लोग घबराए नहीं। बोर्ड तो आप लोग को निश्चित रूप से दिख रहा होगा। यहाँ पे हमारा x प्लस में 44 हो गया। फिर यहाँ पर x माइनस में 33 किसके बराबर 0 के बराबर हो गया। बारी बारी से करेंगे हम लोग। x प्लस 44 को अगर 0 के बराबर कर दिए हैं तो यहाँ पे हमारा x बराबर माइनस 44 आ जाता है। और जब x माइनस 33 को 0 के बराबर कर दिए तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो आप ही लोग बताइए क्या हमारा यहाँ पे रेलगाड़ी का चाल माइनस हो सकता है। कभी नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा प्लस वाला मान सही होगा। यानी यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल तो रेलगाड़ी की चाल कितने हो जाएगा। तो रेलगाड़ी की चाल हमारा हो जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल हमारा 33 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन तो दिख रहा है आप लोग को निश्चित रूप से दिख रहा है। लास्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा बताया जा रहा है में बोला जा रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर यदि उसके परिमाप का अंतर 24 मीटर स्क्वायर है तो वर्ग की भुजा। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं बारी बारी से पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे मान लेते हैं माना पहले वर्ग की भुजा। क्या माने हैं पहले वर्ग की भुजा। पहले वर्ग की भुजा। तो पहले वर्ग की भुजा क्या मान लेते हैं हम लोग x मीटर मान लेते हैं। पहले वर्ग की भुजा x मीटर। इसके बाद दूसरे वर्ग की भुजा मान लेते हैं दूसरे वर्ग की भुजा। दूसरा वर्ग की भुजा क्या मान लेते हैं हम लोग y मीटर मान लेते हैं। y मीटर मान लिए। इसके बाद आप लोग को एक चीज पता होना चाहिए कि जो हमारा वर्ग है इस वर्ग के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर होता है। और जो हमारा परिमाप है परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला 4 गुने भुजा। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है क्षेत्रफलों का योग। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम लोग देखना चाहेंगे यहाँ से तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। पहला वर्ग का क्षेत्रफल हमारा एक्स स्क्वायर क्षेत्रफलों का योग कहा जा रहा है। और दूसरा वर्ग हमारा है वाई स्क्वायर। दोनों का योग हमारा कितना हो जाता है 468 हो जाता है। यहां से हमको पहला बात पता चला। इसके बाद उसके परिमाप का अंतर। परिमाप यानी पहला वर्ग का परिमाप हमारा 4x दूसरा वर्ग का परिमाप हमारा 4y 4 गुना भुजा होता है। तो परिमाप का अंतर हमारा कितना बता रहा है परिमाप का अंतर हमारा 24 मीटर बता रहा है। ये हमको दूसरा बात पता चला।
यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस वाई बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 24। तो x माइनस वाई हमारा 24/4 आ गया, यानी x माइनस वाई बराबर हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। तो x माइनस वाई का वैल्यू 6 आ गया। यहाँ से अगर हम लोग x बराबर अगर आपसे बोले तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस में y दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा x का वैल्यू जो आया है 6 प्लस वाई, इस बात को हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। तो रख देने से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो हमारा किसका वैल्यू है, x का वैल्यू, यानी समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर है, तो x के जगह क्या रख देंगे, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे समीकरण 1 हमारा है एक्स स्क्वायर, तो x के जगह क्या रखते हैं, 6 प्लस वाई का स्क्वायर। फिर यहाँ पे हमारा वाई स्क्वायर और बराबर में हमारा कितना है, 468 है। तो यहाँ पे जब वर्क करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे रखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया। फिर यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू बी कर दिए, और यहाँ पे वाई स्क्वायर हमारा है ही, तो यहाँ पे बराबर में 468। यहाँ पे दिख रहा है वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमारा 2y स्क्वायर हो जाएगा, और 6 दुना 12y प्लस में हमारा 12y प्लस में हमारा 36 है, 468 इधर आ जाएगा तो हमारा माइनस हो जाएगा, 0 के बराबर आ गया। यहाँ पे दिख रहा है 2y स्क्वायर प्लस में 12y हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग घटाते हैं, कितना घटाएंगे, 468 में से 36 घटाएंगे तो 8 में से 6 गया तो हमारा 2 हो गया, 6 में से 3 गया तो हमारा 3 हो गया, 4 का 4 बराबर में 0। अब यहाँ पे हम लोग पहले कॉमन ले लेते हैं, कॉमन अगर 2 निकाल लेते हैं तो हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 6y और माइनस में 2 दुना 4 और 2 यहाँ पे 16 बराबर में कितने, 0। दो को 2 को दूसरे साइड भेज देते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस में 6y माइनस 216 बराबर 0/2 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं, 216 है, 216 है, तो 216 का गुणनखंड कर लीजिए। 2 से हमारा 10, यहाँ पे 8, फिर 2 से हमारा 5, यहाँ पे 4, 2 से हमारा 27 हो जाएगा, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3। यहाँ पे कैसे करेंगे, 3 तिया 9 दूनी 18, और फिर 3 दुना 6 और दूनी 12, यानी 18 गुना 12 करने से 18 12 आ रहा है, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे 18 12 है, यानी वाई स्क्वायर प्लस में 18y और माइनस में 12y माइनस में 216 और बराबर में क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। y कॉमन आ गया, y प्लस में 18 आ गया, माइनस 12 कॉमन आएगा, y प्लस में 18 आ गया, बराबर में हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ से इसको हम लोग साइड कर लेते हैं, तो ये हमारा साइड हो गया। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, y प्लस 18, y प्लस में 18 हो गया। फिर इसके बाद क्या दिख रहा है, y माइनस में 12 दिख रहा है, बराबर में 0 हो गया। बारी बारी से करते हैं बराबर, y प्लस 18 को 0 के बराबर कर दिए तो यहाँ से हमारा y बराबर माइनस 18 आ जाएगा। y माइनस 12 को हम लोग 0 के बराबर कर दिए तो y बराबर हमारा 12 आ जाएगा। अब आप ही लोग बताइए, माइनस मान रखेंगे, माइनस भुजा होगा, नहीं होगा, हमारा प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से ये y हमारा दूसरे वर्ग की भुजा, तो दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा, तो दूसरे वर्ग की भुजा हमारा कितना निकल गया, 12 मीटर निकल गया। और पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा पूछा जाए तो पहले वर्ग की भुजा हम लोग जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, यहाँ पे x बराबर होता है 6 प्लस वाई, x बराबर 6 प्लस वाई,
तो यहाँ पे 6, y का मान हमारा 12 है, तो यहाँ पे 18 मीटर। इस तरह से पहला वर्ग का भुजा 18, दूसरा वर्ग का भुजा 12 मीटर। तो आज का टोटल चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई तरह का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।